हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार पॉलिटेक्निक के इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जिसका आज दोस्तों वीडियो सीरीज दूसरा है ना। ऑलरेडी हमने एक वीडियो किया था जिसमें हम लोगों ने 13 क्वेश्चंस को किया था, जो आपके बिहार पॉलिटेक्निक के एग्जाम में पूछे जा चुके थे। मोस्ट वीवीआई प्रश्न थे दोस्तों, है ना। तो आज हम लोग 14 से प्रश्न को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा और आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके बिहार पॉलिटेक्निक का लेवल क्या है सर। और इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटेक्निक बाई टोटल लर्निंग पे मिल जाएगा। इसमें ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो पॉलिटेक्निक बाई टोटल लर्निंग, या फिर आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, और जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं पॉलिटेक्निक की तैयारी के लिए, तो आप लोग दोस्तों डेली 8 बजे जुड़िए हमारे साथ। सुबह में आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको थ्योरी क्लासेस भी मिलने वाली है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आने वाला है। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दोस्तों, अवतल लेंस, है ना, अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव होगा, है ना। आवर्धन क्या होगा सर? अवतल लेंस का, प्रतिबिंब का। तो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर याद रखना है, 1 से कम होगा सर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कितना होगा? 1 से कम होगा। मैंने इस पीडीएफ में दोस्तों आपको परफेक्ट आंसर भी कैलकुलेट करके दे दिया है, ताकि आप लोग को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कहता है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है सर? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप लोगों ने तो न्यूटन पढ़ा होगा, है ना, आप लोगों ने तो न्यूटन पढ़ा होगा। बट इसका एक और यूनिट होता है दोस्तों, वो क्या होता है? तो चलिए मैं इसको डेराइव करके आपको दिखाता हूँ कि वो यूनिट क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग जानते होंगे बल का व्यंजक, है ना। बल का व्यंजक होता है ना, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक मिलता है। क्या मिलता है? एफ इंटू ए मिलता, एफ बराबर एम इंटू ए मिलता है। मास का क्या हो जाएगा दोस्तों? केजी हो जाएगा। त्वरण का यूनिट क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है ना, प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर पावर में -2 लिख दिए तो ये स्लैश देने से कोई फायदा नहीं, है ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा दिख रहा होगा आपको? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, और इसका आंसर भी आपको तो दिख ही रहा होगा। किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है सर। किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर क्या करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पे, पिंड के, है ना, मास पे डिपेंड करता है सर। अब ये जड़त्व का नियम क्या कहलाता है? तो जड़त्व का नियम गैलीलियो साहब ने दिया था, है ना। ये कहते हैं कि यदि किसी वस्तु, है ना, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह चाहेगा ना कि हम विराम अवस्था में रहे, या फिर कोई वस्तु गति में है ना तो वो चाहेगा कि हम गति में रहे। और यह पॉसिबल तब तक होगा जब तक किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल न लगे। जैसे ही बाहरी बल लग गया, अगर गति कर रहा है और उस पर कोई बाहरी बल लग गया, तो वह रुक जाएगा या तो और तेज हो जाएगा, है ना। या फिर कोई वस्तु मतलब कि रुका हुआ है, तो अगर उस पर कोई बाहरी बल लगाता है तो या तो वो तो चलने लगेगा। तो यानी कि उसमें कोई चेंजेस कब तक नहीं होगा? जब तक आप उसमें बाहरी बल नहीं लगाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है दोस्तों, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाता है तो वह गति करेगी, है ना। वह गति कैसी करेगी दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है 1 मीटर पर सेकंड की चाल से। ऑप्शन नंबर बी 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखना, प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, क्योंकि त्वरण का ऐसा यूनिट तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन नंबर डी 1 समान वेग से। तो चलिए इसका सॉल्यूशन बड़ा ही आसान है दोस्तों। बल बराबर व्यंजक आप जानते होंगे, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो हम त्वरण बराबर लिख सकते हैं बल बटा में द्रव्यमान। द्रव्यमान और बल तो हमको दिया हुआ है 1 बटा में 1, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण लगेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया सर, है ना। चलिए अगला प्रश्न, ये सब आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। कितना दिमाग लगाने वाला प्रश्न आपके एग्जाम में देखिए पूछता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, 18 कहता है, सौर सेल और सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? सौर सेल सौर ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करता है? तो जो सौर प्लेट होता है ना दोस्तों, वह किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? धूप को क्या करता है ना, धूप को, यानी कि जो सनलाइट होता है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है सर? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिख दिया गया है, सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है ना, सोलर प्लेट जिसको हम लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए सर अगला बताएं। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 कहता है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या में सही संबंध क्या होता है। देख सकते हैं आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ गया फॉर्मूला बेस्ड। तो देखिए याद रखिएगा, रेडियस बड़ा होता है सर, रेडियस क्या होता है, बड़ा होता है किससे, तो वो किससे बड़ा होता है सर, तो जो रेडियस होता है वो फोकस का दुगुना होता है, यानी कि r बराबर 2f, अगर f बराबर बात की जाए तो r/2 याद रखिएगा। ये दो गो चीज़ याद रखिए, अगर f बराबर कहे तो r/2, अगर r बराबर कहे तो 2f। तो यहाँ से f बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, r/2 टिक कर सकते हैं। बाकी तो कोई ये दोनों में से तो कोई है नहीं, f बराबर r/2 होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। चलिए इसी बात पे अगला प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों, आपका लिख दिया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दोस्तों एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है, देखिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी के बीच दिख भी रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए 10 के पावर -10 मीटर होता है। अगर आपसे पूछा जाए 1 मीटर बराबर कितना एंगस्ट्रॉम, तो आप सभी लोग याद रखिएगा 10 के पावर +10 होता है सर, 10 के पावर +10 एंगस्ट्रॉम होता है। चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी सर। तो याद रखना है दोस्तों इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो आप लोग को ध्यान है ना, फोकस दूरी बराबर फॉर्मूला एफ बराबर r/2 अभी हमने जाना था। तो इसका आधा करिएगा तो कितना हो जाएगा, आधा करिएगा तो कितना हो जाएगा सर, देखिए 7.5 होता है। और आप लोग को चिन्ह पाटी पढ़ाया गया होगा दोस्तों कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जी, -b हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -7.5 सेमी, है ना, सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं इंद्रधनुष के बनने में सम्मिलित है। कौन सा होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, ऑप्शन नंबर बी है अपवर्तन, विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन, और ऑप्शन नंबर डी है विक्षेपण, प्रकीर्णन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे देख लीजिए, है ना, पहले क्या होगा दोस्तों, अपवर्तन होगा, विक्षेपण होगा, फिर आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आप सभी लोग देख के बताइए। ठीक है, कौन सा होगा, सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ये सी में अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर, है ना। इंद्रधनुष भी दो प्रकार के होते हैं, सभी विद्यार्थियों को पता है ना, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या अंतर है सर, तो प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपरी जो चाप होता है उसमें लाल होता है और निचली चाप में क्या होता है, बैंगनी होता है। लेकिन द्वितीयक में क्या होता है, ऊपरी चाप में बैंगनी होता है और निचली चाप में लाल होता है, उल्टा होता है। ठीक है, और जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है वह 40 डिग्री द्वारा प्रेक्षक द्वारा बनता है, और जो द्वितीयक होता है वह 50 डिग्री प्रेक्षक मतलब देखने वाले के द्वारा बनता है। ठीक है, और यह हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में ही बनेगा सर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अगर सूरज पश्चिम दिशा में है तो आपका इंद्रधनुष पूरब की दिशा में बनेगा, अगर पूरब दिशा में है तो पश्चिम दिशा में बनेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक होता है। रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, क्या होता है, है ना, डिग्री सेल्सियस इनवर्स होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर, डिग्री सेल्सियस इनवर्स इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे कहता है दोस्तों कि एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट 60 वाट अंकित है, तो इसमें धारा क्या होगी, इसमें आई का वैल्यू क्या होगा सर। आई का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका चलिए इसका सॉल्यूशन बड़ा ही आसान है दोस्तों। शक्ति बराबर क्या होता है फॉर्मूला, शक्ति बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू भी, है ना। पी बराबर क्या होता है दोस्तों, आई इंटू बी होता है ना। तो हमको तो क्या दे दिया है, वाट दे दिया है, वोल्ट दे दिया, हमसे एम्पियर पूछ रहा है। तो आप क्या करिए, वोल्ट को ही पट्टी लाइए, वोल्ट को ही पट्टी लाइए, तो गुना में तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आई बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा पी बाई भी,
यानी कि 60/12 और कितना हो जाएगा 12×5 = 60, यानी कि 5 एम्पियर धारा बहेगा। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए सर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है ना। तो लाइक और शेयर करते रहिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे देख लीजिए। कहता है फ्यूज तार का गलनांक होता है सर, तो गलनांक इसका निम्न होता है। क्यों सर? क्योंकि अगर मान लीजिए ज़्यादा धारा आया तो ये क्या होता है दोस्तों, हमारे जितने भी परिपथ हैं, परिपथ में कोई भी धारा सभी जगह से जुड़े होते हैं, हर तरह के उपकरण लगे होते हैं, तो उस उपकरण को बचाने के लिए फ्यूज तार का यूज किया जाता है। जैसे ही ओवरलोड होता है तो ये फ्यूज तार गल करके टूट जाता है, जिसके कारण धारा बंद हो जाती है बहना, ठीक है, कनेक्शन टूट जाता है, तो हमारा जो भी उपकरण लगा रहता है वो बच जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निम्न होता है। कैसा होता है? निम्न होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे दोस्तों। विद्युत सेल स्रोत है। विद्युत सेल किसका स्रोत है? तो विद्युत धारा का स्रोत है ना। विद्युत धारा, विद्युत सेल से क्या मिलता है सर? करंट मिलता है, विद्युत, है ना, इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, यानी विद्युत धारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, है ना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 कहता है किसी पिंड का द्रव्यमान दुगना तथा वेग आधा करने पर गतिज ऊर्जा उसकी हो जाएगी। सर द्रव्यमान को क्या कर रहे हैं? दुगना कर रहे हैं, और वेग को क्या कर रहे हैं? आधा कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब आपका जो गतिज ऊर्जा होगा ना सर, आधा हो जाएगा। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। डायरेक्ट याद रखिएगा, देख सकते हो दोस्तों, गतिज ऊर्जा आपका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। यहाँ पर से देख लीजिए, यहाँ पर से आपका देखिए हो गया ना, आधा हो गया ना। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, KT हो जाएगा। डायरेक्टली याद रखिएगा। देखिए क्या होता है ना, जितने देखिए द्रव्यमान में दुगना कर रहे हैं, चलिए 2m लिख दीजिए आप लोग। पहले आप लोगों को पता होना चाहिए 1/2 mv² होता है सर, है ना। तो आप ज़्यादा कुछ नहीं करें, केवल इसमें चेंजेस करते हैं। तो द्रव्यमान दुगना करे तो 2m गुने वेग आधा कर रहा है तो v² बटा में 1 आधा करेंगे तो 2 का भी स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा। अब काट दीजिए तो कितना? 2, 1/2 आया ना, तो डायरेक्टली आप क्या कर दीजिए, 1/2 क्या होता है? आधी होती है। ऑप्शन नंबर 1 टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 डायरेक्टली कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे कहता है किसी वस्तु का प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती है यदि पदार्थ बदल जाती है ना दोस्तों। कहता है कि किसी वस्तु की प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती यदि पदार्थ बदल जाती है, ताप बदल जाता है, प्रतिरोधक का आकार बदल जाता है, या ऑप्शन नंबर डी कहता है दोनों पदार्थ तथा ताप बदल जाता है ना। तो इसका आंसर क्या याद रखना है? हाँ जी, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, है ना। आकार बदलने से प्रतिरोधकता नहीं बदलती है, जबकि पदार्थ का गुण जो ताप निश्चित होने पर निश्चित रहता है ना। जो कि ताप निश्चित रहने पर ही निश्चित होता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा दोस्तों? परिवर्तित नहीं होती है, तो यानी कि आकार पे डिपेंड नहीं करता है सर, है ना। प्रतिरोधकता का आकार डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, आकार पर डिपेंड नहीं करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर वस्तु का आकार कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, तो प्रतिरोधकता उस पर डिपेंड नहीं करेगा। उम्मीद है ये क्लासेज आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर से दोस्तों नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।